अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान प्रोग्राम सहाफ़ी में, और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल कयूम सिद्दीकी। आज हम दोनों सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, जहां पे सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच तहरीक इंसाफ की उन दरख्वास्तों की समाअत कर रहा है जिसमें तहरीक इंसाफ ने ये इस्तदा की है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस पर अमल किया जाए। मगर आज उस 5 रुकनी बेंच में एक मुअज़्ज़ज़ जज ने एक ऐसा सवाल उठा दिया कि जिससे ये जाहिर हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट का वो वाला फैसला था कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं, वो फैसला दरअसल सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ही नहीं। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने एडवोकेट अली जफ़र से ये पूछा कि आखिर वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है क्या, क्योंकि बज़ाहिर 7 जजों में से 4 जजों ने ये करार दिया था कि इलेक्शन से मुतल्लक सुप्रीम कोर्ट जो है सुओ मोटो अख्तियारात इस्तेमाल ही नहीं कर सकती और ये मामला पार्लियामेंट को देखना चाहिए। तो अब ये मसला बन गया है कि जो पुराने वाला फैसला था जिस पे तहरीक इंसाफ कामयाबी के जश्न मना रही थी, वो 5 जजों का था या 7 जजों का। मैं थोड़ा सा इसका पस मंज़र बता दूं कईम सदीकी, और फिर ताकि आपके साथ लोगों को भी कुछ समझ आए। सबसे पहले तो ये 7 रुकनी बेंच था, ये जो आप ये 9 रुकनी बेंच था बुनियादी तौर पे, जिसमें से जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी अलग हो गए थे। उन्होंने कहा क्योंकि तो उन्होंने ही वो नोट दिया था, तो इब्तदाई तौर पे 9 रुकनी बेंच था जिसमें से जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी निकल गए, तो पीछे 7 रुकनी जज रह गए। अब इन 7 में से जो बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट पे, यानी कि जस्टिस अतर मनल्ला और जस्टिस याहिया आफरीदी, इन दोनों ने कहा कि ये सुओ मोटो बनता नहीं है और ये मामला जो है सुओ मोटो के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकती, और ये हाई कोर्टों में मामला ज़ेर समाअत है, इसलिए ये हाई कोर्ट इसको तय करे। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये किया कि इन 2 जजों ने जब ये करार दिया कि मामला बनता नहीं है, तो इनके साथ ही जो ये 2 जजेस थे, इनको हटा के 7 रुकनी बेंच से एक 5 रुकनी बेंच बैठ गया। और 5 रुकनी बेंच के अंदर भी जो टॉप राइट और टॉप लेफ्ट पे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह, इन 2 जजों ने भी फिर जो 5 रुकनी बेंच में फैसला दिया वो यही था कि ये सुओ मोटो बनता नहीं है, मामला हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट को सुनने दें। अब हुआ ये कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये कहा कि ये 3 की अक्सरियत से हम लोग ये तय करते हैं कि इलेक्शन 90 दिन में करवाए जाएं और सदर ममलकत तारीख देंगे नई, और इस वजह से वो 3-2 का फैसला कहलाया। मगर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज की तारीख में एक तफसीली वजूहात जारी कर दी हैं, फैसला जारी कर दिया है, और ये कहा है कि दरअसल 7 जजों का बेंच था जिसमें से 4 जजों ने ये करार दिया कि ये सुओ मोटो नहीं बनता, और सिर्फ 3 जजों ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं, जिनमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। तो यूं 4-3 से तहरीक इंसाफ की दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। अब कयूं इतना बड़ा बहरान आ गया है, समझ नहीं आ रही, मीडिया को भी समझ नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे रिपोर्ट करें। तो क्या ये 4-3 की अक्सरियत का फैसला है कि तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें मुस्तरद, या 3-2 का फैसला है कि तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें मंजूर हैं? और आज जो 5 रुकनी बेंच बैठा है, इसमें एक नए जज हैं काजी अमीनुद्दीन खान साहब। तो इस बेंच का क्या बनेगा कयूं? पहले आप बताएं कि आपके चैनल में या आप कैसे इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए मतीउल्लाह जान, मैं तो जब आया था तो मैं 4-3 का कहता था, लेकिन आपका इदारा आपसे एग्री नहीं करते थे। तो ठीक है, अब जो भी है, और मेरी ट्वीट भी रिकॉर्ड के ऊपर है। जैसे ही फैसला आया था तो मैंने ये ट्वीट की थी कि 4-3 का फैसला, बिल्कुल सही, ठीक है। और उसकी वजह है मतीउल्लाह जान, जो आपकी और हमारी कोर्ट की अंडरस्टैंडिंग है वो ये है, ये कैसे मुमकिन है कि 2 जज साहिबान की राय को आप शामिल ही ना करें जबकि वो राय दे चुके। अब आपने अपने इंट्रो में जो कहा, ये जस्टिस याहिया आफरीदी ने कैटेगोरिकली इन दोनों दरखास्तों को अज खुद नोटिस, और 2 दरखास्तें भी थीं, 2 दरखास्तें केपी के स्पीकर की और पंजाब असेंबली के स्पीकर की, ये 2 दरखास्तें भी साथ ही डिसमिस कर दी थी। और उसकी वजह ये थी कि ये मामला ऑलरेडी पेंडिंग है हाई कोर्ट्स के अंदर और अज खुद नोटिस नहीं बन सकता क्योंकि उस पर फैसला भी आ चुका हुआ है।
अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ा भी दिलचस्प पहलू है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और हम बहुत क्लियर थे कि ये 4-3 का फैसला है, लेकिन बहरहाल कंफ्यूजन रही। और ये कंफ्यूजन क्यों रही? आज की जो नोट है दो जज साहिबान का, उन्होंने इस मामले को वाजे किया। उन्होंने कहा कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं हुआ, और उसकी जारी ना होने की वजह कोर्ट क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है कि अगर मतलब एक 3 रुकनी या 5 रुकनी बेंच है, उसमें एक जज कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, तीसरे की राय उन दो से मुख्तलिफ होती है, चौथे की तीसरे के साथ मिलती है, तो अब 5 जज साहिबान के मुख्तलिफ कोर्ट्स के वो आ गए। अब यहां पे इस कंफ्यूजन को खुद कोर्ट जो है वो रिजॉल्व करती है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के जरिए, जिस पे सारे जजों के साइन होते हैं, जिस पे सब जजेस के साइन होते हैं, और उसके अंदर रेशो दी जाती है कि ये 2-3 का है या 4-5 का है। अब जैसे आप देख लीजिए कि पनामा का जिसका हवाला दिया है, पहले 5 रुकनी बेंच था, 3-2 से फैसला आया, ठीक है, फिर उसके बाद एक 3 रुकनी बेंच बना, और फिर दोबारा 5 रुकनी बेंच बना, और उसने कहा कि ये जो है वो तनख्वाह ना लेने की बुनियाद पे वजीर आजम नवाज शरीफ नाअहल करार दिए जाते। तो दैट वाज द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। मैं इसको थोड़ा सा वजाहत कर दूं कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है इस केस में 7 जजों का होना था, 7 जजों का होना था। यही मैं इसी की तरफ आ रहा था कि ये 2 जज साहिबान कह रहे हैं कि वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हमारी नजर में 4-3 का बनता है, जबकि चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये 2-3 का है। इसलिए बेंच के सरबराह ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं कर पा रहे। तो मतीउल्लाह जान साहब, मतलब ऐसा ऑर्डर जिस पे तमाम जजों के दस्तखत हों, क्योंकि 2 ने तो रिक्यूज कर लिया, वो तो किसी शुमार में नहीं आएंगे। और इस 5 में भी जैसे जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस जो उनके साथ हैं मंसूर अली शाह, इन्होंने 5 जजों के ऑर्डर पे भी उस ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने साइन नहीं किया, उन्होंने अपना अलग फैसला लिखा और कहा ये जो हम लिख रहे हैं ये फैसला है। यही हुआ। जी हाँ, अब आ जाइए, आप कह रहे हैं कि हमारी नजर में तो यही है, ठीक है, जाहिर है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग जो हैं वो कहेंगे कि वो है जो 3 का। तो वो क्या था कि जो इलेक्शन कमीशन ने अमल भी कर दिया, सदर ने तारीख भी दे दी, शेड्यूल भी जारी हो गया, वो क्या हुक्म था फिर? देखें मतीउल्लाह जान साहब, ये बात तो तय है कि माइनॉरिटी जजमेंट ही होती है, वो इस तरह से। लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल क्यों किया? फर्ज करें एक लम्हे के लिए अगर जो है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आया होता, तो इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने यही करना था ना। वो एक आईनी जिम्मेदारी है, वो उसकी आईनी जिम्मेदारी है, वो उसने पूरी करनी थी। वो मशावरत सदर से करते या उससे करते या इदारों से करते, तैयारी फिर भी करनी थी। तो अब इस फैसले के बाद एक और मामला जो है वो मुझे और खटक रहा है कि जो और कंफ्यूजन पैदा करेगा, वो ये है कि उस वक्त जो है केपी के हाई कोर्ट के अंदर भी एक पिटीशन थी इसी तरह की इनकी, और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इंट्रा कोर्ट अपील थी। अब उसमें लाहौर हाई कोर्ट में जैसे जवाद हसन की जजमेंट आ चुकी हुई थी कि गवर्नर से मुशावरत के बाद तारीख जो है वो दी जाए, इलेक्शन कमीशन दे। अच्छा, अब उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें थी, और उनके ऊपर समाअत हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने या खुद नोटिस ले लिया, और उस दरखास्त पे नोटिस लिया, खुद नोटिस। देखिए, और फिर एनॉमली आती है कि डोगर साहब का जो केस था कि इलेक्शन कमीशन ट्रांसफर नहीं कर सकता। अच्छा, ये एक सेकंड जी, जरा तरतीब से। हाई कोर्ट में अभी ये मामला चल रहा था इंट्रा कोर्ट अपील में 2 जजों के सामने कि यहाँ पे लाहौर के एक सीसीपी पुलिस अफसर की तबादले का केस आ गया, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के सामने, जिस पे आज नोटिस किया, जिसमें सवाल ये था कि इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से तबादला हुआ है या नहीं। तो जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बुलाओ, जैसे कोई होता है ना सरकारी मुलाजम, आईनी ओहदेदार है, उसको बुला लिया। वो बेचारे आ गए, इज्जत थी सुप्रीम कोर्ट की, कहा इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे आप 90 दिन में, और वो 100 मोटो बना के नोट भेज दिया, और इसी नोट की वजह से दोनों जज जो हैं वो 9 रुकनी बेंच से आउट हो गए, क्योंकि अपनी राय का उन्होंने इजहार कर दिया। और फिर वो जो गुलाम मोहम्मद डोगर की दरखास्त थी, आबिद जुबैरी वाली, जो ऑडियो लीक्स आई थी कि फलां जज के सामने लगाना, फलां जज के सामने नहीं लगाना, परवेज इलाही और एक और, वो दरखास्त फिर दूसरे बेंच में लगी। आपको याद है कुछ दिन पहले वो जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही पुलिस ऑर्डर वाला जो केस, बिल्कुल, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, हम इसकी खुद मुख्तार। लेकिन दरखास्त का क्या हुआ पता है? वो वापस लेने की बुनियाद पर डिसमिस कर दी गई, वो दरखास्त फारग, और इतना बड़ा फैसला आ गया जिसकी वजह से सुओ मोटो हुआ, वो मुद्दा ही गायब हो गया, वो मुद्दा ही गायब हो गया, मुद्दा ही गायब हो गया, जिसकी मुद्दा भी गायब, मुद्दा ही भी गायब। अच्छा, तो फिर उसके बाद आप मतीला जान देखिए कि जो इन सारी प्रोसीडिंग्स के अंदर पहली जो समाअत हुई वो 23 फरवरी को हुई, वो थी 9 रुकनी बेंच। 24 फरवरी को भी 9 रुकनी बेंच की समाअत हुई।
अब जो 23 फरवरी की समाअत थी उसमें आपको याद है जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी सवालात उठाए, जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी उठाए और उनको शामिल किया गया। अब फिर जब अगला हुक्म आता है 23 का कि इन दो जज साहिबान यानी जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला इनके नोट्स आ गए कि इन्होंने वो डिसमिस कर दिए हैं, ठीक हो गया। लेकिन उसके बावजूद 24 की समाअत में 9 रुकनी बेंच बैठा था। एग्जैक्टली। तो फिर यह फैसला कब हुआ कि इन दोनों जज साहिबान को निकाल दिया जाए? 24 फरवरी की समाअत का जो मैं मुस्तकिल आपके प्रोग्राम में चीखता रहा कि यार वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहां गया? फिर चाय खाने के अंदर चाय के कमरे में बैठ के बहुत टेक्निकल हो रहे हैं हम कयूम। अब ये बताएं कि ये जो आज दो जजों ने ऑर्डर जारी किया, जैसे मंसूर अली शाह, जैसे जमाल खान मुंतखब, उन्होंने कहा वन मैन शो नहीं चलेगा। ये वन मैन शो क्या है? वन मैन शो जिसके ऊपर हम और आप हमेशा एक बात और ये सवाल उठाते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, सवाबदीदी इख्तियारात हैं, बेंच बनाने का, मुकदमा फिक्स करने का, कौन सा केस कौन सा बेंच सुनेगा, मुकदमात कैसे फिक्स होंगे, किस बेंच के सामने होंगे, ये वो सारे इख्तियारात हैं जो चीफ जस्टिस की ज़ात में कब मरकूज कर लिए। उसमें भी ये फिर हमारा और इस पर सवाल उठाया, सहाफ़ी गए थे कि अपनी हरासमेंट को रोकने के लिए चीफ जस्टिस ने सारे मामला उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस का अख्तियार है और 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना। तो ये जो है बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि वो जज साहिबान जो कि आइंदा चीफ जस्टिस होंगे, यानी जस्टिस याहिया अफरीदी भी चीफ जस्टिस बनेंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह भी चीफ जस्टिस बनेंगे और जस्टिस मुनीब अख्तर भी चीफ जस्टिस बनेंगे आइंदा आने वाले दिनों में, और इजाजुल एहसन साहब भी बनेंगे। तो उस और काजी फैज ईसा भी अगर 6 महीने के बाद, ठीक है। तो उससे पहले एक बात और एक डिस्कशन बहुत बड़ा ये कोर्स शुरू हो गया है कि चीफ जस्टिस के इख्तियार को कर्टेल होना चाहिए। तो या उस तरह से कि भाई ये एक आदमी के पास इख्तियार ना हो, एक कोलिजियम ऑफ जजेस हो कि अगर कोई अज खुद नोटिस है उसको रेगुलेट करने के लिए क्या पैरामीटर्स हों, पॉलिटिकल मामला या पॉलिटिकल थिकट जो है उसके अंदर कोर्ट को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक शख्स की इख्तियार पर पूरे इदारे की इज्जत कुर्बान नहीं की जा सकती। ये जो है या उसकी मर्जी से पूरा इदारा नहीं चलाया जा सकता, ये है क्रक्स ऑफ द मैटर। चलिए अब मुझे तो ये एक बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर एक बहुत बड़ी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बहस है, जिसको मेरा ख्याल आने वाले दिन इस हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये मसला हल कैसे होगा इसके बारे में भी हम करीम सदीकी से पूछेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। सहाफ़ी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर बज़ाहिर एक होने वाली बड़ी तकसीम की। ये मामला और इख्तलाफ सिर्फ सियासी जमातों के बीच नहीं कि इलेक्शन जल्द होने चाहिए या नहीं, मसला ये लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट के जो 15 जजेस हैं, कुल 17 होते हैं, 2 की वैकेंसीज अभी खाली हैं, उन 15 जजों के बीच में भी बड़े इख्तलाफात हैं। बज़ाहिर वो आइन की तशरीह है लेकिन मामला इलेक्शन का ही लगता है। करीम सदीकी साहब, ये 5 रुकनी बेंच एक नया बेंच बज़ाहिर बन गया और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तासुर आज देने की कोशिश की कि ये सवाल ये नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए या नहीं, या तारीख किसने, वो हमने तय कर दिया बकौल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के। अब सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार है कि एक ऐलान करदा तारीख में जो सदर ने तारीख दी है उसमें इतनी तब्दीली कर दे कि वो रद्द बदल ना लगे, बहुत बड़ी तब्दीली लगे, यानी कि 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर 5 महीना इंतखाबात आगे कर दे। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस तमाम मामले को एक नया मामला बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तासुर ये दे रहे हैं कि पहले वाला मामला तो सेटल है, यानी 3-2 का फैसला है, जबकि जस्टिस जमाल खान मुंतखब ने कहा नहीं, पहले वाला मामला सेटल नहीं है। जिन दरख्वास्तों पे और जिस फैसले पे आप अमल दरामद कराने के लिए आज आपने बेंच बैठाया है, वो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का था ही नहीं, वो दरख्वास्तें तो मुस्तरद हो चुकी हैं 4-3 से। तो आज जस्टिस इजाजुल एहसन भी इसी बेंच में बैठे हुए और इसलिए शायद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कह रही है मामला दूसरा है। हालांकि अगर पुराना होता तो फिर जस्टिस इजाजुल एहसन पहले भी दस्तबरदार उन्हें होना पड़ा था, अब भी होना पड़ता। तो आज जस्टिस इजाजुल एहसन की बेंच पर मौजूदगी से आपको क्या लग रहा है, क्या ये मामला पुराना ही रहेगा या नया ही बन जाएगा? आप क्या दिख रहा है? देखिए मतीउल्लाह जान, अगर आप 4-3 का फैसला तस्लीम करते हैं तो आज को नोटिस और वो तो खत्म हो गया, ठीक हो गया। तो इस बेंच का क्या बनेगा जो 5 रुकनी जो आज बैठे हैं? अब ये बेंच किस चीज पे बना है ये देखने वाली बात है ना। ये बेंच बना है अमल दरामद पे नहीं, अमल दरामद पे नहीं है। ये बेंच बना है कि जनाब जो इलेक्शन कमीशन ने हुक्म जारी किया है कि 8 अक्टूबर को इंतखाबात होंगे, उस हुक्म को
गैर आईनी करार दिया जाए, वाइड एब इनिशियो करार दिया जाए, इलीगल करार दिया जाए, और दूसरा ये कि 30 अप्रैल को इंतखाबात कराने का हुक्म जो है वो जारी किया जाए, बरकरार रखा जाए वो 30 और उस पर अमल होना। नहीं 30 अप्रैल को जो पहला शेड्यूल था वो उसके ऊपर पोलिंग डे का हुक्म जो है वो बरकरार रखा जाए। तो अगर पीछे कोई फैसला नहीं था और आज खुद नोटिस भी समझ लेते मुस्तरद हो गया था और वो हो गया था 3-4 की रेशो से, तो फिर तो ये एक बिल्कुल नया मामला हो गया ना, ये एक नई दरखास्त आ गई। तो इसका लेकिन यहां पे जो है वो साबित करना पड़ेगा कि कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, क्योंकि 184(3) के नीचे होना तो ये नहीं, मैं कहूं ये साबित तब करना पड़ेगा जब ये तस्लीम कर लेंगे कि ये नया मामला है। पीटीआई हाई कोर्ट के अंदर क्यों नहीं गई? नहीं, लेकिन ये नया मामला नहीं है, क्यों आप नया मामला बना रहे हैं इसको? मतीउल्लाह जान साहब, मैं वो बता रहा हूं, आज जो पहले तो ये तय होना ना, आज जो चीफ जस्टिस या नहीं, फर्ज करें नहीं था, मतीउल्लाह जान हम समझ लेते हैं कि नहीं था, लेकिन देयर इज अ रियलिटी कि 8 अक्टूबर की ऑल्टर करके डेट दी गई है। ये तो एक नई मामला है ना, उस वक्त तो 8 अक्टूबर वाला कोई मामला इस सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद का इशू नहीं है और चीफ जस्टिस भी ये नहीं बनाना चाहते क्योंकि वो मामला 4-3 से तय हो गया, मुस्तरद हो गया, अब ये नया मामला बना दिया गया। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे जो है ना एक नई कहानी चालाकियां हैं। तो मतीउल्लाह जान मैं यही कह रहा हूं, देखें अब आप जरा गौर करना शुरू कीजिए। इसीलिए बंदियाल साहब बड़ा जिद कर रहे थे कि ये नया मामला है, अब नए सिरे से बात करें, इसलिए 4-3 की तरफ न जाएं। 254 को भी आज उन्होंने अपना माइंड ओपन किया कि PLD 1989 के 254 के अगर कोई आईनी काम जो है मुकर्रर मुद्दत में ना हो सके तो वो बाद में भी किया जा सकता है। 254 जो है उसको वैलिडेट करता है। तो उसी पे उनका यह कहना था कि वो उस सूरत में है कि कोई काम हो गया हो तो फिर वो एप्लीकेबल होगा, इस मामले पे 254 नहीं लगेगा। एक और नई बात है, ये नहीं कि अगर लेट हुआ हो लेकिन हो चुका हो, ताखीर से हुआ हो मगर हो चुका हुआ हो, लेकिन यहाँ तो फिर उस मामले यहां पे तो ये हुआ ही नहीं है, तो ये 254 क्यों? लेकिन फिर उसी में अपना जो 3 बेंच का फैसला जो ये कहते हैं है कि बेरेस्ट मिनिमम डिविएशन की जा सकती है। अब बेरेस्ट मिनिमम डिविएशन के ऊपर तो आपने कोई लिखा ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें भी 4-3 से मुस्तरद हो गया, वो बहुत मुस्तरद हो गया। अब वो 4-3 की तरफ बंदियाल साहब जा नहीं रहे। वो बार बार कहते हैं ये नया मामला है, चले हो गई, लट से हो गई, तारीख आगे हो गई, क्या इलेक्शन कमीशन कर सकता है ऐसे? अब ये कानूनी सवाल बना दिया, ये कानूनी सवाल, इसीलिए आज कहा कि इलेक्शन कमीशन तैयार होके आए कि भी फला फला फला। हाँ, और आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल आपके ख्याल में इस बेंच पे बैठे रहेंगे या वो बेंच टूट जाएगा? देखें, अगर वो ये मामला ही नया है तो फिर तो एक नया बेंच है ना। नहीं, जमाल खान मंदोखेल मान जाएंगे इस बात को अब कि ये नया मामला है, चलो जी फिर सर से ये देखने वो 4-3 वाले फैसले का क्या होगा? मतीउल्लाह जान साहब, अगर जमाल मंदोखेल साहब और अमीन मोहम्मद खान साहब ना भी माने तो 3 जज तो मान लेंगे ना। नहीं, 3 जज क्या, वो जज बेंच 7 क्या है, तो ये वाला मामला तो बेंच टूट नहीं जाएगा अगर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उठ जाते हैं तो बेंच टूट जाएगा। इट इज नॉट द कंटिन्यूएशन, उसमें तो जजमेंट आगे भी है ना। हाँ। 4-3 की जजमेंट्स आगे वो फारग हो गए बिल्कुल, लेकिन ये एक नया मामला इस हवाले से बना रहे, इसीलिए पीटीआई हाई कोर्ट के अंदर नहीं गई क्योंकि उनको भी पता था कि ये 4-3 का फैसला है दरअसल, इसलिए वो एक नई तरीके से ना सिर्फ ये कि हाई कोर्ट में नहीं गई, वो तोहिन अदालत की दरख्वास्त भी उन्होंने दायर नहीं की है। वो केपी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पीटीआई ने नहीं असद उमर ने की, पीटीआई ने नहीं की, उन्होंने की असद कैसर नहीं, जो अली जफर कंटेम्प्ट पे वो इंसिस्ट नहीं, लेकिन वो इसमें लगी नहीं, आगे सुने, इसमें नहीं लगी कंटेम्प्ट, आगे सुने। और ना ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। एक तो है ना इन्फोर्स करवाने के लिए जाना, उन्होंने उस हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को ना हाई कोर्ट में चैलेंज किया ना ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट पूछती कि भाई वो 4-3 से आपकी दरख्वास्तें ही मुस्तरद हो गई थी, तो ये इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर तो बिल्कुल ठीक है, उसने अपनी मर्जी से किया, अगर आगे कर दिया तो तो इसलिए कंटेम्प्ट में भी नहीं गए और इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को चैलेंज भी नहीं किया। और चीफ जस्टिस उम्मता बंदियाल कहते हैं ये तो नया मसला है, जस्टिस इजाजुल हसन को साथ बिठा लिया। अब अगर देखें, अगर इसको मान लिया जाए कि 4-3 का फैसला है तो फिर क्या रेशो बनती है? दरखास्तें मुस्तरद होगी, हाई कोर्ट ने अपने फैसले कर दिए, तो फिर इन फील्ड क्या रह जाती है बात? वो इन फील्ड रह जाती है कि ऐसे मामला पार्लियामेंट के अंदर रिजॉल्व होने चाहिए। देखे ना, अगर 4-3 का फैसला, फिर 4-3 का फैसला वही है कि क्यों मुश्तरका इजलास बुलाया हुकूमत। इसका मतलब है फिर 4 से मुराद जस्टिस अतर मनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ये 4 जजेस जो हैं ये कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकती, पार्लियामेंट इसको तय करे। पार्लियामेंट इस किस्म के मामले, तो पार्लियामेंट ने तो उस रोज इजलास में भी मुतालबा कर दिया। मैं मतीउल्लाह जान साहब यही कह रहा हूं कि फिर सवाल एक पैरा फिर उठता है,
फिर ये जो क्या ये क्वेश्चन ऑफ लॉ बनेगा इल्जामात लग रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन ऑफ लॉ बनेगा कयूम कि ये फैसला 4-3 का था? मतीउल्लाह जान साहब, ये आप ये देख लीजिएगा, और अगर ये बनेगा तो कौन सुनेगा, कौन इसका तय करेगा? मतीउल्लाह जान साहब, क्या ये शहबाज शरीफ तय करेंगे कि 4-3 का फैसला मानना है या 3-2 का? कौन तय करेगा कि फैसला क्या था? कल मेरी इतलात के मुताबिक हुकूमत की जानिब से नए अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है वो ये 4-3 से ही शुरू करेंगे। 4-3 से तो लाजमी तौर के ऊपर फिर ये होगा। और मेरा ख्याल है टूट जाएगा कल अगर ऐसा होता है। तो हुकूमत ने अगर कह दिया कि जी हम तो 4-3 पे फैसला को मानते हैं, तो फिर कौन तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, तय तो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं करना है। कौन चीफ जस्टिस नया बेंच बनाएंगे? चीफ जस्टिस नया बेंच बनाते हैं या फुल कोर्ट बनता है? यही 7 जजेस होंगे? बहुत सारे सवाल उठेंगे। वो जज साहबान जो 9 जज साहबान जो है अगर अपना फैसला दे चुके हुए हैं, 2 ने रिक्यूज कर लिया, 7 ने कर लिया, ठीक है ना, अगर वो 2 दोबारा शामिल करते हैं तो इस वक्त 15 जज साहबान है। 15 में से अगर 7 हो तो बाकी पीछे कितने रह जाते हैं? 7 निकल गए तो बाकी 8 रह गए। 8 में से 1 जज में होगा तो 7 का बेंच बनेगा, तो फिर वो 7 का फुल कोर्ट होगा। मेरे ख्याल में बड़ा ही एक 7 का भी नहीं होता है, तो उसमें ये 2 जज साहबान के ऊपर इतराज नहीं है तो अगर इन 4 जजों ने मिलके एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी कर दिया, ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन होगी। खतरनाक सिचुएशन नहीं है मतीउल्लाह जान साहब, बात है उसका लीगल क्या जारी कर सकते हैं वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट 4 जजेस मिलके? कर सकते। अब ये देखिए, इसमें एक चीज चीफ जस्टिस कहेगा कि इनमें से 2 तो बेंच का हिस्सा ही नहीं है, मैंने तो 5 का बनाया था, 7 कैसे कर लिया? अभी 2 जज साहबान के नोट्स आने बाकी हैं, उसका इंतजार कीजिए। जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला, अगर वो आ गए तो फिर मुझे बताएं आप कहां रखेंगे इस चीज? नहीं तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वो 4 जजेस लिखेंगे फिर? यस, अक्सरियत का होगा ये, तो फिर चीफ जस्टिस मानेंगे इसको? ये चीफ जस्टिस देखें, मेरी बात सुने, चीफ जस्टिस के ऊपर बहुत सारे सवाल उठने चाहिए। इसका मतलब ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है ही नहीं है। मतीउल्लाह जान ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है ही नहीं है। ये बन जाएगा किसी और ये 4-3 का फैसला आ गया कि ये बनेगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी बनेगा। मतीउल्लाह जान साहब देखें, सवाल जो है वो अब उठना शुरू हो गए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जात के ऊपर। लेट मी कंप्लीट, 1 मिनट का सब्र कर लीजिएगा। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर से, जब आपको याद है काजी फईसा का भी और सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत कि बेंच को छोटा नहीं किया जा सकता, बड़ा किया जा सकता, ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है, और एक बेंच से किसी जज को निकाला नहीं जा सकता। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल ये पैदा होता है कि इन 2 जज साहबान को क्यों निकाला, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याया अफरीदी को। फिर उसके बाद आ जाते हैं, सवाल आ जाए कि जिस दिन 24 फरवरी को भी 9 जज साहबान बैठे थे, तो 23 को तो ये दोनों दे चुके थे, फिर 24 को ये दोनों क्यों थे, और वो दोनों जो रिक्यूज करके वो क्यों थे, ठीक है, और 24 फरवरी का ऑर्डर ऑफ द डे क्यों नहीं आया, ये एक दूसरा सवाल है। फिर तीसरा सवाल जो उनसे आ जाता है वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जात के ऊपर। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहते हैं कि ऑर्डर जो कोर्ट के अंदर लिखवाया गया वो उससे मुख्तलिफ था जब वो मेरे पास आया, और ये उन्होंने अपने नोट के अंदर लिखा है। और फिर उसके बाद अब फिर ये 2 जज साहबान कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस इसलिए नहीं लिख पा रहे कि वो आया 3 का है, 2-3 का है या 4-3 का फैसला है, तो चीफ जस्टिस ये भी फैसला नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें ये सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर लाना पड़ी। मतलब फैसला कोई था ही नहीं। मतीउल्लाह जान साहब, फैसला था या नहीं था, लेकिन यहां पे इंटेंशन नजर आती है। देखें कि जस्टिस जो है अपना मंसूर अली शाह है, उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात लिखी है अपने फैसले के अंदर। इन 2 जज साहबान जस्टिस जो है वो अपना वो दोनों नहीं है, नहीं मुजाहिद अली नकवी और इजाजुल एहसन साहब के हवाले से कि रिक्यूज किया कि उसके अंदर मामला ही नहीं था, इनका वाजे इंटरेस्ट इस मामले के अंदर नजर आता है। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट हमें इसके अंदर वाजे तौर पर नजर आना शुरू हो गया। बेंच पे बिठाया है और इनका नोट एक्सेप्ट किया है। तो देखें, यही बात है कि ये अब जात सारे सवाल जाने शुरू हो गए हैं, उंगलियां उठनी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जात के ऊपर। दैट इज अ वेरी डेंजरस थिंग। और ये 1997 में सज्जाद अली शाह और जस्टिस सईदुल मद सिद्दीकी की मुझे नहीं पता कि वो 2 सुप्रीम कोर्टें बन गई थी। अल्लाह माफ करे कि ये ना हो कि कल को हम देखेंगे कि 2 फिर काउज लिस्टें लगी हुई हैं, 2 ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अल्लाह खैर करे। मेरे ख्याल में सैनिटी विल प्रिवेल एंड सैनिटी शुड प्रिवेल, मस्ट प्रिवेल, ऑट टू प्रिवेल। अगर नहीं तो फिर मजाक बन जाएगा। सियासतदानों का तो पहले से ही था। एक सुप्रीम कोर्ट जो कि एक आखिरी इदारा है जहाँ से अवाम इंसाफ की तवक्को करते हैं, अगर इन 15 जजों में आपस में इत्तफाक नहीं हो सकता तो 450 की पार्लियामेंट के अंदर इख्तलाफात को इंतशार कैसे करार दिया जा सकता है?
एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मालूम करेंगे कि इसका अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या है, जो हमने पहले भी एक सवाल उठाया था लेकिन उस पर बात नहीं कर सके, एक वक्फे के बाद। साफी प्रोग्राम में बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसका ये पता नहीं चल रहा कि ये 4-3 का था या 3-2 का था, और फैसला था इलेक्शन 90 दिन में कराने के हवाले से। करीम सिद्दीकी साहब, चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल कहते हैं कि ये एक नया क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इट्स अ फ्रेश क्वेश्चन ऑफ लॉ, और सवाल यह है कि जो तारीख एक दफ़ा सदर ऐलान कर दें तो क्या इलेक्शन कमीशन उसमें इतनी तब्दीली कर सकता है? जबकि मेरे ख्याल में सवाल ये है कि जो सदर ने ऐलान किया है या इलेक्शन कमीशन ने जो भी किया है वो तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की वजह से किया है, जिस फैसले का ये नहीं पता चल रहा कि वो 4-3 से मुस्तरद हुआ था या 3-2 से मंजूर हुई थी दरख्वास्तें। तो ये वजह सुप्रीम कोर्ट ही है, और इससे पहले 63A की वजह से पंजाब का जो बहरान था वो आज तक हल नहीं हुआ। पंजाब की जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं ये इसी वजह से तहलील हुई हैं कि तहरीक इंसाफ वापस आई, और तहरीक इंसाफ वापस इस वजह से आई कि सुप्रीम कोर्ट ने 63A की ऐसी तशरीह की थी कि जो अल्फाज की तशरीह नहीं थी, बस रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रीराइट करके वोट को शुमार नहीं किया जाना जी, और वो हुकूमत वापस। लेकिन ना वही बात है ना, और फिर तहलील होगी और ये बहरान है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला है जो मुल्क में एक बहरान पैदा करने जा रहा है ये 90 दिन में इलेक्शन का। एग्जैक्टली मतीउल्लाह जान साहब, देखें बात ये है कि अब देखें कि बेंच फिक्सिंग के इल्जाम लगे, हम ख्याल जजेस के इल्जाम लगे। आज भी मैं और आप बड़े कन्वीनियंटली कह सकते हैं कि यार ये जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 3-2 का फैसला आएगा, ये जो नहीं नजर आ। तो अब ये जो बातें हैं ना, ये इस तरह की बातें, वो उससे अदलिया के ऊपर एतमाद अवामुन नास का कम होता है। ये बिल्कुल दुरुस्त बातें हैं। पनामा से जैसे शुरू हुआ है मतीउल्लाह जान साहब, हम बार बार कहते हैं कि सिर्फ ये नहीं बात है, असल में वो जो प्रोजेक्ट इमरान को इस कौम के ऊपर मुसल्लत करने के हवाले से जो तदबीर इख्तियार की गई, जो साकिब निसार से चलती हुई, आसिफ खोसा साहब से चलती हुई, फिर इधर जस्टिस उमर सादिक और अमीन, फिर उसके बाद पार्टी हेड से हटाने का फैसला, फिर सेनेटर्स को तब्दील करने का फैसला, फिर टिकटों को जो तकसीम हो चुकी थी उनको करने का फैसला, ये, और फिर उसके बाद 63A का फैसला। तो वो जो पार्टी की या पॉलिटिकल विजडम से को या पॉलिटिक्स को अदालतों ने अपने फैसलों के जरिए से रेगुलेट करने की कोशिश की है ना मतीउल्लाह जान साहब, उसने इस मुल्क की जो पॉलिटिकल की जो बुनियादें उसको हिला के रखी, प्रोसेस ही नहीं चलने दिया। तो अब ये सवाल, अब देखें वो चलता चलता अब आपके घर के अंदर आ गई है ना वो बात, आज वो सुप्रीम कोर्ट में आ गई है, और फिर चीफ जस्टिस की जात सवालात की निशान उसके ऊपर जद में है कि हम ये क्यों नाखज करें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी आइन से ज्यादा शायद कोई और इंटरेस्ट है, जिसकी बुनियाद पर वो इस बात पे एडमेंट हैं कि हर वो फैसला मुकदमा मेरे पास ही लगेगा। अच्छा। हर वो केस जो इसको पीटीआई लेके आएगी वो हम मखसूस जजेस के सामने लगेगा। मुझे लगता है कि इलेक्शन क्यों दूसरे जज क्या तनख्वाह नहीं लेते? ठीक है, लगता ये है कि हमारे कुछ मुअज़्ज़ज़ जजेस हजरात जल्द इलेक्शन कराने में दिलचस्पी रखते हैं, और एक ऐसे मौके पे कि जब 6 महीनों के बाद अदलिया की क़यादत तब्दील होने वाली है, तो वो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवा के क्या हासिल करना चाहते हैं, ऐसा क्या हो जाएगा कि जिससे मुल्क में दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। और आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप क्या ये पार्लियामेंट एक्सटेंड नहीं कर सकती? इमरजेंसी का निफाज भी हो सकता है, अपना टेन्योर भी एक्सटेंड कर सकती हैं, मगर इसके साथ अगर आपने फैसला देना ही है तो कम से कम ये तो तस्लीम करें कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने फैसला कुछ और दिया और 3 ने कुछ और। आप ये मैनिपुलेशन जब करते हैं तो जो आइन की अच्छी तशरीह है उस पर भी लोग शक करना शुरू हो जाते हैं। जी, अब मतीउल्लाह जान साहब यही बात है ना कि जब आज के ही फैसले का हम फिर सहारा लेते हैं, जो मुसलसल मुख्तलिफ अदालती फैसलों के अंदर कहा गया है कि पॉलिटिकल टिकट के अंदर जब भी अदालतें जाएंगी उससे जो कीचड़ है वो अदालतों के ऊपर चिपकेगा भी है। और ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी यही हुआ, और यही हुआ कि जो सियासत के कीचड़ में गया वो अपने घर के अंदर कीचड़ लेकर आया, और अब अदलिया के साथ भी यही हो रहा है। तो ये कीचड़ में जो खेलने वाले लोग हैं, कीचड़ में जो दंगल है उसको, कीचड़ के दंगल को कीचड़ में लोगों को खेलने दें, आप बीच में छलांग ना लगाएं। तो इसीलिए वो कहते हैं ना कि इसी बाइस तो कत्ले आशिकां से मना करते थे। ठीक है, तो वो जो कत्ले आशिकां किया है उसका अब खमियाजा तो आएगा, कभी जफा से तौबा होगी। मतीउल्लाह जान साहब,
देखें, आज चीफ जस्टिस ने कहा कि एक दूसरे के नरखरों के ऊपर हाथ रख के बैठे हुए एक दूसरे को दबा रहे हैं, पॉलिटिकल काम होना चाहिए, साजगार माहौल बनाएं, और फिर जरगा जुरिसडिक्शन इन्वोक की कि हमें कमिटमेंट दें कि हम जो फैसला करेंगे। लेकिन एक बात और भी है, अपना तो साजगार माहौल बना लें कहीं, तो यही उसके लिए क्या है वाजे मतीउल्लाह जान साहब देखें। अच्छा, इसका हल बता दी जल्दी से। इसका हल यही है कि ये 4-3 के फैसले को मद्देनजर रखें और कहें कि ये मामला पार्लियामेंट में है, जैसे कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला पार्लियामेंट को भेज दिया था। या फिर फुल कोर्ट बना दें। नहीं मतीउल्लाह जान साहब, फुल कोर्ट बना के भी आप क्या समझते हैं फुल कोर्ट के अंदर क्या होगा? उसमें ये तो फिर आएगा, नहीं फिर होगा कि ये जज ना बैठे, वो कहेंगे ये जज ना बैठे। आज 4-3 का फैसला हतमी है। हामिद मीर साहब का कॉलम जो है उसकी एक लाइन मुझे बड़ी अजीब सी लगी है, जिसमें वो कहते हैं कि जनाब ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जस्टिस काजी फाइज, पहले इलेक्शन करवाने का मकसद ये है कि प्रोजेक्ट इमरान वापस आए और फिर काजी फाइसा के हवाले से ठीक है मीर साहब ये उनकी है। मैं मीर साहब ये बात करूं या ना करूं, लेकिन मीर साहब ये बात आज जो कॉलम आदमी है, ये जो कॉलम में आज मीर साहब ये बात कर रहे हैं, हम पिछले कई साल से ये बात देख रहे हैं। बहरहाल कईम सदीकी साहब, सहाफ़ी प्रोग्राम से हम इतना ही कुछ कह सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ अदालत को सलाम, अदलिया को सलाम, और हमें उम्मीद है कि अदलिया की यकजहती बरकरार रहेगी और जो अदलिया जो है अपने अंदर भी जमहूरियत और अक्सरियत का एहतराम करेगी। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।